तो हम बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11? ठीक है, अभी तक हमने रूल बेस्ड क्वेश्चन सारे सॉल्व कर लिए हैं। अब हमारे कौन से क्वेश्चन आ गए हैं? अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ गए हैं वो कैसे आ गए हैं? एप्टीट्यूड बेस्ड आ गए हैं। कैसे आ गए भाई? एप्टीट्यूड बेस्ड आ गए हैं। ठीक है, तो ये एप्टीट्यूड बेस्ड क्वेश्चन को हम देखते हैं कि ये हमसे क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट, ठीक है, ऑल एग्रीमेंट आर एक्सेप्टेड ऑफर्स। ठीक, ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट एंड ऑल एग्रीमेंट्स आर एक्सेप्टेड ऑफर्स। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशन इज करेक्ट? ऑल एक्सेप्टेड ऑफर्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए, तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली होता क्या है, फिर हमें ये डेरिवेशन जो है वो समझ में आएगी। तो सबसे पहले क्या होता है? एक ऑफर होता है। ठीक, ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है, ठीक है ना, वो बनता है आपका प्रॉमिस बन जाता है। ठीक है, और एक प्रॉमिस और सेट ऑफ प्रॉमिस क्या हो जाता है? एग्रीमेंट हो जाता है। ठीक है ना, एग्रीमेंट हो जाता है, एग्रीमेंट कह लीजिए या फिर सेट ऑफ प्रोमिसेस कह लीजिए आप उसे। और ये एग्रीमेंट जब एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है तो ये क्या हो जाता है? ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, लेकिन इसमें लॉ की एनफोर्सिबिलिटी की जरूरत होती है। किस चीज की जरूरत होती है? लॉ की एनफोर्सिबिलिटी की। ठीक है, जब तक कि कोई भी एग्रीमेंट लॉ से एनफोर्सेबल नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा? वो एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाएगा। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताइए। ठीक, समझ गए बात? क्लियर है चीज कि एक क्या होगा? एक ऑफर होगा। ठीक, ऑफर की एक्सेप्टेंस होगी, और जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगा तो क्या बन जाएगा? एग्रीमेंट बन जाएगा या एक सेट ऑफ प्रोमिसेस बन जाएगा। ठीक, और वो सेट ऑफ प्रोमिसेस, वो एग्रीमेंट अगर लॉ से एनफोर्सिएबल होगा तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा आपका कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चीज क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत कोई परेशानी यहां तक है? हो तो बता दीजिए बिल्कुल। ठीक है, चलिए, तो अब ये बोल रहा है कि जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं वो एग्रीमेंट होंगे। ठीक, ये चीज तो हम समझ गए कि हाँ भाई कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट एनफोर्सेबल लॉ है वही तो कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो ये चीज तो सही हो गई। ठीक, दूसरा बोल रहा है ऑल एग्रीमेंट्स आर एक्सेप्टेड ऑफर्स। बिल्कुल सही बात है, जब एक ऑफर होता है उसकी एक्सेप्टेंस होती है तभी वो एग्रीमेंट बनता है। तो ये दोनों चीजें ये तो सही है। ठीक है, क्वेश्चन तो सही बात कर रहा है। ठीक है, आप क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इन चारों में से कौन सी डेरिवेशन को आप सक्सेसफुली डिराइव कर सकते हो इन फॉलोइंग कंडीशंस को पढ़ के। चलिए, तो पहला बोल रहा है ऑल एक्सेप्टेड ऑफर्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो बेसिकली देखिए, चलिए ये मैं वाइप आउट कर देता हूं। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि ये आपको समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब देखिए क्या कह रहा है कि ऑल एक्सेप्टेड ऑफर्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक, तो बेसिकली ऑफर हुआ, वो एक्सेप्टेंस हुई उसकी, है ना। तो ये कह रहा है कि जो भी एक्सेप्टेड ऑफर है वो क्या होगा? वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है। जरूरी है क्या आप बताइए? क्योंकि कुछ एग्रीमेंट, देखिए वो क्या होता है, जब ऑफर एक्सेप्ट होता है तो वो क्या बनता है? वो एक एग्रीमेंट बनता है। ठीक है, और सारे एग्रीमेंट भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, सिर्फ दोज विच आर एनफोर्सिएबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर बोलेंगे हम आर कॉन्ट्रैक्ट। तो वो ही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में आते हैं जो कि लॉ से एनफोर्सेबल होते हैं। ठीक है, तो ये चीज तो हमारी एलिमिनेट हो गई। सारे
एक्सेप्टेड ऑफर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। सारे एक्सेप्टेड ऑफर्स एग्रीमेंट होते हैं लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, क्योंकि अगर हो सकता है कि कुछ ऑफर्स ऐसे हों जो क्या हो, लॉ से एनफोर्सेबल ही ना हो। मान लीजिए ए ने बी को ऑफर दिया कि तुम सी का मर्डर करो, मैं तुम्हें उसके लिए कितने रुपए दूंगा, 50,000 रुपए दूंगा। ठीक, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गया, लेकिन क्या ये कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका ऑब्जेक्ट अनलॉफुल है। ठीक है ना? ठीक, बात समझ में आ गई? तो सारे एक्सेप्टेड ऑफर्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो दूसरा ऑप्शन हमारा क्या कह रहा है, दूसरा ऑप्शन और हम देख लेते हैं। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन हमारा कह रहा है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह रहा है? ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट्स। चलिए, तो इसको भी समझ लेते हैं कि भाई सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक, तो देखिए फिर वही बात आती है कि क्या हुआ, एक ऑफर हुआ है ना, हुआ ऑफर, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई। क्या हुई उस ऑफर की? उस ऑफर की एक्सेप्टेंस हुई। ठीक, समझ गए हम बात को यहां तक? वो ऑफर जब एक्सेप्ट हुआ तो वो क्या बना, वो बना एग्रीमेंट। ठीक, एग्रीमेंट बना है ना, एग्रीमेंट या फिर प्रॉमिस, है ना, और प्रॉमिस बना, सेट ऑफ प्रोमिसेस को ही हम एग्रीमेंट बोलते हैं, तो हम डायरेक्ट एग्रीमेंट पे जंप करते हैं। ठीक है, तो वो जब एग्रीमेंट बना तो आप ये चीज देखिए यहाँ पे कि वो एग्रीमेंट बन गया, और वो एग्रीमेंट जब आपका क्या हो गया, वो एग्रीमेंट जब आपका एनफोर्सेबल हो गया लॉ से, तो वो क्या बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, है ना। तो एक एग्रीमेंट के कॉन्ट्रैक्ट बनने के बीच में एक क्लॉज लगा हुआ है, उस क्लॉज को हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं उस क्लॉज को हम, एनफोर्सेबल बाय लॉ। क्या कहते हैं उस क्लॉज को हम, एनफोर्सिएबल बाय लॉ। ठीक है, जब भी एक एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल होगा लॉ से तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। ठीक है, अगर वो एनफोर्सिएबल नहीं होगा लॉ से तो वो क्या कहलाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहलाएगा। मान लीजिए ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ किस चीज के लेके, कि ए बी को 5 करोड़ रुपए देगा और बी को क्या करना है, डिमोलिश करना है। किसको? ताजमहल को। किसे डिमोलिश करना है? ताजमहल को। ठीक, समझ गए हम बात को? ए ने बी को 5 करोड़ रुपए देगा और बी किसे डिमोलिश करेगा, ताजमहल को। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल है लॉ से? नहीं है। तो क्या ये जो एग्रीमेंट है दोनों के बीच में वो लॉ से एनफोर्सिएबल है? नहीं है। तो क्या इसे हम कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ठीक, तो यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए, अब देखिए, तो हमारा पहला एलिमिनेट हो गया, दूसरा एलिमिनेट हो गया, है ना। पहला क्यों एलिमिनेट हो गया? पहला इसलिए एलिमिनेट हो गया कि भाई जरूरी नहीं है कि सारे एक्सेप्टेड ऑफर्स जो एग्रीमेंट बनेंगे वो उनकी लॉ से एनफोर्सिबिलिटी हो, तो हम उन्हें क्या नहीं बोल सकते, हम उन्हें कॉन्ट्रैक्ट नहीं बोल सकते। ठीक, पहली चीज ये। और दूसरी चीज यहाँ पे क्या कह रही है, दूसरी चीज ये कह रही है कि ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट, तो फिर वही लॉ की एनफोर्सिबिलिटी वाली बात आ गई, तो ये दोनों यहाँ पे एलिमिनेट हो गए। अब तीसरा बच रहा है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सेप्टेड ऑफर्स, तो इसको और हम देख लेते हैं, और अगर ये सही नहीं होता तो हमारा आंसर तो फिर नन ऑफ द अबव आ ही जाएगा, चौथा ऑप्शन तो हमें देखना ही नहीं है। तो ये क्या कह रहा है कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो क्या होंगे, एक्सेप्टेड ऑफर्स होंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है, एक ऑफर होता है, ठीक, उस ऑफर की क्या होती है, उस ऑफर की एक्सेप्टेंस होती है। क्या होती है? एक्सेप्टेंस होती है। एक ऑफर होता है उसकी एक्सेप्टेंस होती है। ठीक है, वो एक्सेप्टेंस क्या बनती है, वो एक्सेप्टेंस होने के बाद क्या होता है, प्रॉमिस बनता है ना, सेट ऑफ प्रॉमिस बनता है। ठीक, एक सेट ऑफ प्रॉमिस को हम और क्या बोलते हैं, एग्रीमेंट भी बोलते हैं, है ना, बोलते हैं एग्रीमेंट। चलिए,
वो एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सिएबल होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सिएबल होगा उसे हम क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है ना, समझ गए बात को? क्लियर है यहां तक बात कि एक एग्रीमेंट जो लॉ से एनफोर्सिएबल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यहां पे एक ही कंडीशन है, वो क्या है? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्या है कंडीशन? एनफोर्सिएबल बाय लॉ। क्लियर है बात यहां तक? चलिए, तो देखिए आपका ऑफर होगा वो एक्सेप्ट होगा, उससे एग्रीमेंट बनेगा, और जो एग्रीमेंट एनफोर्सिबल होगा लॉ से वो क्या फॉर्म करेगा? कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है? एक ऑफर जरूरी है, उसकी एक्सेप्टेंस जरूरी है। ऑफर जब एक्सेप्टेंस होगी तो वो प्रॉमिस, सेट ऑफ प्रोमिसेस होगी। ठीक है, और फिर वो जब एनफोर्सिबल बाय लॉ होगा तो उससे क्या है? कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, उसमें फिर कंसिडरेशन भी होती है, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ये सारी चीजें होती है। अभी जब हम क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो इतना पढ़ रहे हैं। तो कुल मिला के हम इतना डिड्यूस कर सकते हैं कि एक जो कॉन्ट्रैक्ट है वो हमेशा एक ऑफर, उसमें हमेशा सबसे शुरू में एक ऑफर होगा जिसकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जब तक कि ऑफर एक्सेप्ट नहीं होगा तब तक एक कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म नहीं हो सकता। यहां तक की बात क्लियर है? तो हमारा तीसरा क्या बोल रहा है कि भाई ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एक्सेप्टेड ऑफर्स। बिल्कुल सही बात है, सारे कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्टेड ऑफर्स होते हैं। तो हमारा तीसरा क्वेश्चन सही हो गया। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन सही हो गया हमारा। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है? तीसरा ऑप्शन यही बोल रहा है ना कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एक्सेप्टेड ऑफर्स। तो हमारा ऑप्शन सी सही है। ठीक, समझ में आ गई बात यहां तक? हर तरीके से, हर बार अलग अलग तरीके से चार्ट बना के समझा दिया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ये पॉइंट यहां पे क्लियर हो जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि नो माइनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क वर्किंग इन अ शॉप कैन बी डन ओनली बाय अ कॉन्ट्रैक्ट। ये बोल रहा है कि एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। ठीक, और एक शॉप में काम करने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। ठीक, बात समझ गए हम? तो ये क्या बोल रहा है? ठीक है, ये मान लीजिए एक शॉप है ना? ठीक, इस शॉप में एक वर्कमैन की जरूरत है ना? इस वर्कमैन को जॉब कब मिलेगी? जब ये एक कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, क्या करेगा? साइन करेगा। ठीक, तब उसे जॉब मिलेगी। बात क्लियर है? एक शॉप है, उसमें एक वर्कमैन है, वर्कमैन को जॉब कब मिलेगी? जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट को साइन करेगा। ठीक है, यहां तक हम समझ गए बात को कि भाई आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो अब ये समझिए कि दूसरी चीज क्या बोल रही है कि एक माइनर है ना, कैन नॉट एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। ये बात भी क्लियर है आपको? यहां पे भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। एक शॉप है, उसमें वर्कमैन की जरूरत है, जो वर्कमैन के लिए जॉब वो कब कर सकता है? जब वो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करेगा। चीज ठीक, यहां तक बात क्लियर हो गई होगी, यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। तो समझिए, अब ये हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेशन इज करेक्ट, कि इनमें से कौन सी डेरिवेशन करेक्ट है। पहला बोल रहा है अ माइनर कैन नॉट वर्क इन अ शॉप, एक माइनर शॉप में काम नहीं कर सकता है। ठीक, अ माइनर कैन नॉट वर्क इन अ शॉप। बी बोल रहा है अ शॉप कैन नॉट वर्क इन अ शॉप। तो देखिए, अ शॉप कैन नॉट वर्क इन अ शॉप तो आपका एलिमिनेट हो गया यहीं पे। ठीक है, दूसरा बोल रहा है अ माइनर कैन नॉट वर्क इन अ शॉप। तीसरा बोल रहा है देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू विच माइनर इज अ पार्टी, एक ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता जिसकी माइनर पार्टी है। बिल्कुल सही बात कर रहा है। और डी बोल रहा है नन ऑफ द अबव। ठीक है, डी क्या बोल रहा है? नन ऑफ द अबव। ठीक, चलिए, तो अब देखिए हमें यहां से डेरिवेशन निकालना है। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है कि नो माइनर कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क। ठीक, एक माइनर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क में एंटर नहीं कर सकता, और शॉप में काम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो है बाय कॉन्ट्रैक्ट। तो हम ऐसा कह सकते हैं क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो माइनर है वो शॉप में काम नहीं कर सकता?
कह सकते हैं ऐसा। क्यों? क्योंकि शॉप में काम करने के लिए क्या जरूरी है? कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, ठीक। और जब कॉन्ट्रैक्ट की बारी आती है तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। बात को समझ गए यहाँ तक? शॉप में काम करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है, और जब कॉन्ट्रैक्ट की बारी आती है तो क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट की बारी आती है तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है। तो ये हम डिराइव कर सकते हैं इससे कि अ माइनर कैन नॉट वर्क इन अ शॉप। बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं। देखिए ऑप्शन सी भी सही है कि देयर कैन नॉट बी अ कॉन्ट्रैक्ट टू विच माइनर इज अ पार्टी, लेकिन यहाँ पे तो लिखा ही हुआ है ना, माइनर कैन नॉट एंटर इनटू अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क, ठीक। तो बेसिकली हम क्या डिराइव कर रहे हैं? हम डिराइव कर रहे हैं कि अ माइनर कैन नॉट वर्क इन अ शॉप, ठीक। बात क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है ये और समझ लेते हैं। इसके बाद 14, 15 दो क्वेश्चन है, ठीक। और इन दो क्वेश्चन के बाद हमारा ये क्वेश्चन पेपर खत्म हो जाएगा। चलिए तो एक बार क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछ रहा है ये आप पढ़िए, ठीक। जब तक मैं पानी पी लेता हूं उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13? कि ऑल मोटर व्हीकल्स आर रिक्वायर्ड टू हैव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है। सभी मोटर व्हीकल जितने भी हैं उन्हें क्या रिक्वायर है? उनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। एनी व्हीकल नॉट यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस इज नॉट अ मोटर व्हीकल, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि एक मोटर व्हीकल के पास क्या होना चाहिए? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। और उसमें मैकेनिकल डिवाइस भी होना चाहिए, है ना। जिस भी मोटर व्हीकल में मैकेनिकल डिवाइस नहीं है उसको तो ये मोटर व्हीकल ही नहीं मान रहे हैं, ठीक है। तो मोटर व्हीकल की डेफिनेशन बेसिकली इन्होंने हमको क्या दे दी कि एक उसमें मैकेनिकल डिवाइस होना चाहिए और उनके पास एक थर्ड पार्टी इंश्योरेंस भी होना चाहिए, कंपलसरी होता थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, ठीक है। ये बात हमें क्लियर हो गई है। चलिए ये बात अगर हमें क्लियर हो गई है तो हम बात करते हैं किस बारे में? हम बात करते हैं भैया हमारे क्वेश्चन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेरिवेशन फ्रॉम द अबव, ठीक है। तो ऊपर जो ये हमें एक स्टेटमेंट दिए हुए हैं दो, इनमें से क्या चीज को हम करेक्टली डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। क्या एक करेक्ट डेरिवेशन होगी? चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है। तो ऑल थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रिलेट टू मोटर व्हीकल, ये कह रहे हैं कि जितने भी थर्ड पार्टी, ठीक है, जितने भी थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होंगे वो किससे रिलेट करते हैं? वो मोटर व्हीकल से रिलेट करते हैं। लेकिन क्या ये चीज हम यहाँ पे डिराइव कर सकते हैं? क्यों? क्योंकि इन्होंने बोला है कि सारे मोटर व्हीकल्स के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक। इसका मतलब ये नहीं है कि मोटर व्हीकल ही सिर्फ थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा सकते हैं। ये चीज हम यहाँ से करेक्टली डिराइव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बी बोल रहा है व्हीकल नॉट यूजिंग मैकेनिकल डिवाइस नीड नॉट हैव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। दूसरा बोल रहा है कि ऐसे व्हीकल जो मैकेनिकल डिवाइस को नहीं यूज करते हैं जरूरी नहीं है कि उनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस हो, ठीक। तो ये बात कुछ हद तक ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जितने भी मोटर व्हीकल होंगे उनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक। बिल्कुल सही बात है। तो और उसका दूसरा स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि एक मोटर व्हीकल वो होता है जो क्या होता है? जिसमें एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, ठीक है। और जिसमें मैकेनिकल डिवाइस नहीं होता है वो मोटर व्हीकल नहीं होता है। तो अगर किसी गाड़ी में मैकेनिकल डिवाइस नहीं है तो वो मोटर व्हीकल नहीं कहलाएगा, ठीक है। और अगर वो मोटर व्हीकल नहीं है तो उसे थर्ड पार्टी इंश्योरेंस लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक। ये चीज हम सक्सेसफुली डिराइव कर सकते हैं यहाँ से। चलिए इसको अभी होल्ड पे रखते हैं। ए तो हमारा एलिमिनेट हो चुका है, बी को होल्ड पे रखते हैं, सी पढ़ लेते हैं, ठीक है। और देखिए नन ऑफ द अबव हमारा
आंसर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि बी अब हमारा सही आंसर हमें मिल गया है। अब हम ये देख रहे हैं कि क्या सी उससे भी ज्यादा करेक्ट डेरिवेशन है, देख लेते हैं। चलिए, है ना, बी और सी में अब लड़ाई बची है। तो ये बोल रहे हैं कि ऑल व्हीकल्स मस्ट हैव थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ये कह रहे हैं कि सारे व्हीकल के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, देखिए अब यहां पे एक कैच है, ठीक है। मोटर व्हीकल का तो इन्होंने कह दिया कि भाई मोटर व्हीकल के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना मांगता तो मांगता, है ना, ठीक है। ये तो उन्होंने आपने कंपलसरी कर दिया। चलिए हम इस बात को समझ गए। तो अब आपने बोल दिया, है ना, कि देखिए ये एक डेफिनेशन है, किसकी डेफिनेशन तो नहीं है, लेकिन हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं, ठीक, व्हीकल, है ना, दो तरीके से हम इसे कैटेगराइज करेंगे। नॉर्मल व्हीकल एक मोटर व्हीकल, है ना। मोटर व्हीकल के जब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो जैसे कि कार, जैसे कि बाइक, जैसे कि, है ना, कार, बाइक, ये सारी चीजें हम जानते हैं। ये सब क्या होती है? ये मोटर व्हीकल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें मोटर व्हीकल्स लगे हुए थे, है ना, ठीक है। स्कूटी, जो एक्टिवा, ये सब आप लोग चलाते हैं, ये सब क्या होते हैं? ये मोटर व्हीकल होते हैं, ठीक। और जब नॉर्मल व्हीकल की हम बात करते हैं, ठीक है, जैसे कि साइकिल, है ना, बल्क कार्ट, ये सब क्या होते हैं? इनमें मोटर होती है क्या? नहीं होती है। तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कह रहा है? हमारा स्टेटमेंट तो सिर्फ जनरल सी बात कह रहा है कि जितने भी मोटर व्हीकल होंगे उनके पास क्या होना चाहिए? उनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए उनके पास? उनके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। और नॉर्मल जो व्हीकल है उनके पास ना भी हो तो भी चलेगा, हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से, ठीक। हम कोई ट्रैफिक रूल्स की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, तो और वैसे भी साइकिल के लिए इंश्योरेंस की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो ये जो डेरिवेशन है ये भी आपकी गलत हो जाती है कि भाई सारे व्हीकल्स के पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। बिल्कुल नहीं, ये चीज मैंडेटरी नहीं है। सारे व्हीकल्स के पास अगर नहीं भी होगा तो भी हमारे मतलब हमारे स्टेटमेंट के हिसाब से जो चीज हम डिराइव कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि ऐसे व्हीकल्स जो मैकेनिकल डिवाइस को यूज नहीं करते हैं वो क्या होते हैं, वो जो उनके पास अगर थर्ड पार्टी इंश्योरेंस नहीं भी होगा तो चलेगा, है ना। ये चीज हम करेक्टली डिराइव कर रहे हैं यहाँ से। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ठीक। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन बचेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 15 और फिर हम क्लेट 2008 के क्वेश्चन पेपर को अलविदा कह देंगे, ठीक। और 2008 से लेकर के 20 तक के हमने 12-13 साल के सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिए हैं। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी, सभी कंसेप्ट हमें क्लियर होंगे। हमने हर तरीके के क्वेश्चंस इनमें सॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब आप अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर बैठ, देखिए मुझे तो लगता है कि जिस तरीके से हमने 500-600 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस यहाँ पे कर ली है तो इसके अलावा का कोई नया टाइप इजाद अभी नहीं हुआ है और ना होगा आगे चल के भी, है ना। तो ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पेपर शायद यही सेम क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाए, बस उसमें फैक्ट्स में थोड़े से नाम ये सारी चीजें वो चेंज कर देंगे और वही का वही क्वेश्चन उठा के भी दे देते हैं। तो इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जैसे ही आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि ओके ये क्वेश्चन तो मैंने कर रखा है, ये क्वेश्चन तो सर ने मुझे समझा रखा है। तो जैसे ही ये चीज आपके दिमाग में आएगी तो आपको पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। बस आपको एक बार ऑप्शंस को देखना है, फैक्ट को ठीक से पढ़ना है। जैसे ही आप फैक्ट को ठीक से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यही मेरा आंसर है। लेकिन जब भी आप देखिए, जब भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसके सेम फैक्ट हो, ठीक है, और सेम ऑप्शंस हो, ठीक, तो उसका एक बेसिक रूल होता है। क्या होता है? एक बेसिक रूल होता है। वो बेसिक रूल क्या होता है वो आज सीख लीजिए कि ऑलवेज चेक दी प्रिंसिपल, है ना। हमेशा हमको प्रिंसिपल को चेक करना है, ठीक। क्या होता है, हो सकता है यहाँ पे प्रिंसिपल चोरी का दिया हो, वहां पे
क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन का दिया हो, वहां पे कन्वर्जन का दिया हो, वहां पे एक की जगह दो प्रिंसिपल दिए हो, तो उससे क्या होता है, उससे आपका आंसर चेंज भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हमेशा रश में एकदम से भागते हुए कोई भी चीज नहीं करनी है, चीजों को ढंग से परखिए, समझिए और फिर सॉल्व करिए। चलिए क्वेश्चन 14 बोल रहा है अ कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रावीनिंग पब्लिक पॉलिसी इज वॉइड। ठीक है, चलिए देखिए, एक एग्रीमेंट है, मान लीजिए, है ना, एग्रीमेंट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी इज वॉइड। वो कॉन्ट्रैक्ट कभी बनता ही नहीं है, क्यों? क्योंकि वो इन्फोर्सिबल ही नहीं है लॉ से, है ना। ठीक है, चलिए, लेकिन देखिए यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बोला गया है तो हम कॉन्ट्रैक्ट ही लिख लेते हैं, है ना, कंफ्यूज होने की जरूरत हमें है नहीं, तो हम कॉन्ट्रैक्ट ही लिख लेते हैं सीधा सीधा। और हम ये समझते हैं सिंपल शब्दों में कि ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। ठीक है, दूसरा बोल रहा है देयर कैन नॉट बी अ जनरल डेफिनेशन ऑफ पब्लिक पॉलिसी। ठीक है, दूसरा बोल रहा है कि पब्लिक पॉलिसी को हम जनरली डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, पब्लिक पॉलिसी को कौन डिफाइन करता है? बेसिकली इट्स, देखिए जब हम बात करते हैं नॉर्मल टर्म्स में तो इट्स अप टू दी कोर्ट ऑफ लॉ। किसके ऊपर ये डिपेंड करता है? ये कोर्ट ऑफ लॉ के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से डिसाइड करते हैं कि क्या पब्लिक पॉलिसी है और क्या पब्लिक पॉलिसी नहीं है। समझ गए इस बात को हम? तो हमारे पास दो स्टेटमेंट दिए हैं। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि भाई ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो वॉइड माना जाएगा और पब्लिक पॉलिसी की कोई भी जनरल डेफिनेशन नहीं है। ठीक, चलिए, तो अब हमें करेक्ट डेरिवेशन इसमें से निकालनी है इन चार ऑप्शन में से कि हमारी करेक्ट डेरिवेशन इन चार ऑप्शंस में से क्या बन रही है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है देयर कैन नॉट बी अ जनरल डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो देखिए ये क्या बोल रहा है कि पब्लिक पॉलिसी की कोई जनरल डेफिनेशन नहीं है, ठीक है ना। लेकिन ऐसा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है वो क्या होगा, वो वॉइड होगा। और पब्लिक पॉलिसी हमेशा कौन डिसाइड करता है? वो कोर्ट डिसाइड करता है कि भाई ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। ठीक है, तो क्या इससे हम ये डिराइव कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट की ही कोई जनरल डेरिवेशन नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते। ऐसा तो हम कहीं से डेरिवेशन निकाल ही नहीं सकते। तो ये हमारा हो जाता है एलिमिनेट। बी बोल रहा है सिंस पब्लिक पॉलिसी इज अनसर्टेन कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल्सो अनसर्टेन। ठीक, तो देखिए कॉन्ट्रैक्ट तो सर्टेन होते हैं, ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम भी आपको ये पता नहीं होता है कि ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है तो आप कर लेते हैं। लेकिन जब वो कोर्ट में जाता है तो कोर्ट बोलता है कि भाई ये पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है। तो ये चीज डिराइव हम यहाँ से नहीं कर सकते कि भाई सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का ऑब्जेक्ट अनसर्टेन है, इसका मतलब ये नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल ही अनसर्टेन हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ए ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तुम मुझे 50 केजी एप्पल प्रोवाइड करो जिसके मैं तुम्हें 5,000 रुपए दूंगा, ठीक है, 100 रुपए पर केजी के हिसाब से, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अनसर्टेन है? ये कॉन्ट्रैक्ट तो सर्टेन है ना। समझ गए बात को हम? तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट एज अ होल ही अनसर्टेन हो गया, तो ये भी हमारा क्या हो जाता है, ये कंसेप्ट भी हमारा हो जाता है यहाँ से सीधा सीधा एलिमिनेट। ठीक, अब देखिए नन ऑफ द अबव हमको अभी काट के रखते हैं, क्योंकि अगर सी हमारा ऑप्शन सही नहीं हुआ तो फिर हमारा नन ऑफ द अबव ही सही होगा। तो सी को और देख लेते हैं, वरना नन ऑफ द अबव को हम यहाँ से रब इसका क्रॉस हटा के इस पर राइट आंसर लगा के आगे बढ़ जाएंगे। सी बोल रहा है इम्पैक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी ऑन कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी जज्ड इन इंडिविजुअल केसेस। चलिए, तो देखिए यही बात मैं आपको इतनी देर से बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ठीक, देखिए पब्लिक पॉलिसी जो है ना, वो डिफाइंड नहीं है। कैसी नहीं है? डिफाइंड नहीं है पब्लिक पॉलिसी। ठीक, अब पब्लिक पॉलिसी डिफाइंड अगर नहीं है तो उसमें क्या होगा कि ये मान के चलिए आप कि अगर पब्लिक पॉलिसी डिफाइंड नहीं है
तो कॉन्ट्रैक्ट जो भी है ना पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होगा, एनी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, उसका क्या सिस्टम होगा? उसका सिस्टम ये होगा कि वो वॉइड होगा, ठीक। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि जब पब्लिक पॉलिसी डिफाइंड नहीं है तो आप कैसे बोलेंगे कि ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है और ये पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है? समझ गए बात को? तो देखिए वो हम कैसे बताएंगे, वो हम ऐसे बताएंगे कि कैसे बताएंगे, वो हम ऐसे बताएंगे कि भाई क्या होगा उसमें, देखिए कि वो केस टू केस बेसिस पे डिफाइन किया जाएगा। कैसे डिफाइन किया जाएगा? केस टू केस बेसिस पे, ठीक है ना। हर इंडिविजुअल केस के बेसिस पे ये चीज डिसाइड की जाएगी कि वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट है या नहीं है। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। तो ऑप्शन सी भी यही बोल रहा है कि जो इम्पैक्ट है पब्लिक पॉलिसी का कॉन्ट्रैक्ट पे वो कैसे जज किया जाएगा? वो इंडिविजुअल केसेस के बेसिस पे जज किया जाएगा। ठीक, यहां तक सब कुछ क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15, इंटरनेशनल लॉ इज द लॉ बिटवीन सोवरेन स्टेट। इंटरनेशनल लॉ कौन सा लॉ होता है? इंटरनेशनल लॉ सोवरेन स्टेट्स के बीच का लॉ होता है, दो कंट्रीज के बीच का लॉ होता है, ठीक है, जो कि इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के बारे में जिसमें बात की जाती है। अ सोवरेन इज द सुप्रीम अथॉरिटी नॉट बाउंड बाय लीगल कॉन्स्टेंट। और सोवरेन क्या होता है? सोवरेन एक ऐसी लीगल अथॉरिटी होती है कंट्री की जिसपे कोई लीगल कॉन्स्टेंट्स नहीं होते, ठीक है, जिसे लीगली बाउंड नहीं किया जा सकता। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेरिवेशन फ्रॉम द अबव। तो ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल लॉ इज नॉट लॉ बाइंडिंग ऑन द सोवरेन स्टेट्स। नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सोवरेन स्टेट्स पे इंटरनेशनल लॉ बाउंड नहीं होगा, ये चीज हम वहां से डिराइव कर सकते? बिल्कुल नहीं कर सकते। भाई ये तो ये बोल ही रहा है ना कि दो सोवरेन के बीच में जो लॉ होता है वही इंटरनेशनल लॉ कहलाता है, तो ये एलिमिनेट हो गया आपका। दूसरा बोल रहा है इंटरनेशनल लॉ इज ओनली अ पॉजिटिव मोरालिटी। ठीक है, तो जब पॉजिटिव मोरालिटी की हम बात करते हैं तो क्या पॉजिटिव मोरालिटी जैसा कोई भी कंसेप्ट हम हमारे ये जो दो स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं, है ना, इसमें कोई भी ऐसी पॉजिटिव या नेगेटिव चीज की बात हो रही है? पॉजिटिव या नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ मॉरलिटी यहाँ पे कहीं पे बताया गया है क्या? नहीं बताया गया है। तो जब पॉजिटिव नेगेटिव कंसेप्ट ऑफ मॉरलिटी यहाँ पे बताया ही नहीं गया है तो हम उसका लोड नहीं ले सकते, ठीक है, उसको हम दिमाग में नहीं ला सकते। क्यों नहीं ला सकते? क्योंकि हमारा जो पूरे के पूरे ये दोनों स्टेटमेंट हैं ये इस बारे में कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं, और जब ये उस बारे में बात नहीं कर रहे हैं तो हम उसको दिमाग में लेकर के अपने क्वेश्चन को कंफ्यूज नहीं कर सकते, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो जाता है। चलिए, अब नन ऑफ द अबव आपका आंसर, अगर सी नहीं हुआ तो नन ऑफ द अबव है, वरना नन ऑफ द अबव को हमने काट दिया है। ठीक, सी बोल रहा है कि इंटरनेशनल लॉ इज इन द नेचर ऑफ पैक्ट बिटवीन सोवरेन स्टेट्स। ये बोल रहा है कि इंटरनेशनल लॉ एक ऐसा लॉ है, ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है? वो पाया जाता है जो दो सोवरेन स्टेट्स के बीच में जो क्या होते हैं, दो सोवरेन स्टेट के बीच में जो पैक्ट होते हैं उनके नेचर में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इंडिया है, ठीक है ना, और ऑस्ट्रेलिया है, मान लीजिए इंडिया है और ऑस्ट्रेलिया है, दोनों के बीच में एक पैक्ट हुआ साइन या एक ट्रीटी साइन हुई। ठीक है, तो ये ट्रीटी क्या होगी? ये ट्रीटी के अंदर की जो चीजें होंगी सब इंटरनेशनल लॉ ही तो होगा। दो कंट्रीज के बीच का जो लॉ होगा वो इंटरनेशनल लॉ ही तो कहलाएगा। ऐसा हमारा स्टेटमेंट भी तो कह रहा है। हाँ, स्टेटमेंट यही कह रहा है ना हमारा कि दो सोवरेन के बीच का जो लॉ है वो इंटरनेशनल लॉ होगा, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो गया। चलिए, ठीक है, तो ये हमारे 15 क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गए हैं। ठीक, क्लैट 2008 का क्वेश्चन पेपर भी ये हमने यहाँ पे खत्म कर लिया है। ठीक है, चलिए
आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक, सारे क्वेश्चन पेपर्स हमने सॉल्व कर लिए, हर तरीके के क्वेश्चंस हमने देख लिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, सारी चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर रखिए दिमाग में। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत अच्छा लगा आप सभी से मिलकर के। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो कोई भी परेशानी हो तो बिल्कुल आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।